हेलो एवरीवन। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी या समान नागरिक संहिता भारत जैसे देश में विविधतापूर्ण स्थितियों और रीति रिवाजों के मानने के अलग अलग यहाँ पे आधार और पंथ और संप्रदाय हैं, लेकिन यहाँ पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से उन्हें एक ही कानून के माध्यम से प्रक्रियागत चीजों का पालन करना होगा। इसी के आधार पर इस ड्राफ्ट में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, जिसके माध्यम से कई कानून और अधिकारों में भी बदलाव होने जा रहा है। आज हम यहाँ पर इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं और इसको लागू होने से किस तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और साथ ही सरकार इसको लागू करने को लेकर के किस तरह की प्रक्रिया अपनाने वाली है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, तो नवंबर में यहाँ पे इसे लागू किए जाने का एक डिसीजन यहाँ पे आ रहा है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा देखा है इसको लेकर के प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। उत्तराखंड जो है यूसीसी को लेकर के यहाँ पर इनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके द्वारा यहाँ पर एक ड्राफ्ट जो था उसको लेकर के रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही देखा है तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी जाएगी। उत्तराखंड सरकार जो है 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी को पूरे प्रदेश में यहाँ पर लागू करने जा रही है और ऐसा करती है तो यहाँ पर ये पहली सरकार बन सकती है। इसी तरीके समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट में हम देखें तो कई तरीके के कानूनी यहाँ पे बदलाव किए जाएंगे, यानी कि जिसमें गोद लेने संबंधी, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे नियमों या कानूनों में बदलाव होने जा रहा है और इन सारी चीजों को लेकर के इस ड्राफ्ट में यहाँ पर सिफारिशें की गई हैं। इससे पहले अगर हम देखें इस ड्राफ्ट को लेकर के, यानी कि यूसीसी को लागू करने को लेकर के विधानसभा और राष्ट्रपति से यहाँ पर देखा है प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, यानी कि 13 मार्च को देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। तो वहीं विधानसभा उत्तराखंड की 7 फरवरी में यहाँ पे यूसीसी का बिल पास किया जा चुका है। उत्तराखंड की जनजातियों पर लेकिन यह कानून लागू नहीं होगा, जिनमें से अगर हम देखें तो थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी यहाँ पे जो समुदाय हैं इसमें शामिल हैं, जिनमें यूसीसी का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि इस ड्राफ्ट में यहाँ पर आखिर जो तैयार किया गया इसमें है क्या। तो आप देख सकते हैं काफी लंबी एक प्रक्रिया इसके लिए अपनाई गई है यूसीसी ड्राफ्ट को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में। ड्राफ्ट में देखा जाए तो 4 खंड हैं, 789 पेज हैं, 800 सेक्शंस हैं, 70 से अधिक यहाँ पर आपको पब्लिक मीटिंग इसके लिए हुई हैं। 2.33 लाख यहाँ पर लिखित फीडबैक जो है ऑनलाइन यहाँ पर मिले हैं। करीब 60,000 लोगों से बातचीत करके इस ड्राफ्ट को यहाँ पर तैयार किया गया है, यानी कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को, आम जनमानस को, जिन पर ये लागू होने जा रहा है, जिसमें शिक्षाविद से लेकर स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ साथ इसके कह सकते समाज के अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोगों को भी इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। उनकी राय ली गई है और उस आधार पर यहाँ पर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, जिसमें किस तरीके के बदलाव समाज के स्तर पे यहाँ पे जरूरी हैं, उपयोगी हैं और समस्यागत चीजों को यहाँ पर किस तरीके से हटाया जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें कि यूसीसी के जो लागू यहाँ पे किया जा रहा है, इसके लागू होते ही 5 तरीके के बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या बदलाव होगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से 5 चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। पहला कि समान संपत्ति अधिकार लागू कर दिया जाएगा, यानी कि बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, मौत के बाद संपत्ति का क्या होगा, इस नियम में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान रूप से अधिकार मिलेगा और पिछले कानून में अधिकार केवल मृतक की मां को यहां पर मिलता था, तो ये एक बदलाव किए गए हैं, यानी कि संपत्ति का वितरण परिवार के उसके सभी के में समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा समान कारण पर मिलेगा तलाक, यानी कि पति पत्नी को तभी यहां पे तलाक दिया जाएगा जब यहां पर दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण यहां पे तलाक अब नहीं मिल सकेगा कि पति या पत्नी के द्वारा किसी एक पक्ष को यहाँ पे तलाक चाहिए और उसने यहाँ पे कोई रीजन दे दिया इस कारण से मुझे तलाक चाहिए, तो अब यहाँ पे तलाक की अनुमति यहाँ पे नहीं मिलेगी जब तक दोनों के कारण एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा लिव इन का यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। आप ऐसे नहीं रहे, जिस तरह से शादी का एक तरीके से होने के बाद एक सर्टिफिकेट यहाँ पर होता है, आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहाँ पर फिलहाल छूट होगी। इसके अलावा संतान की जिम्मेदारी को लेकर के भी यूसीसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि
यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम देना होगा और इससे राज्य में हर बच्चे को यहाँ पर एक तरीके से जो पेरेंटहुड की हम बात करते हैं तो वहां पर अब लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर बच्चा होता है तो उन्हें माता पिता जैसे ही सारी प्रक्रियाओं को उनको अपनाना होगा। ये सारी चीजें अगर हम देखें तो यहाँ पर यूसीसी जो फॉर्म्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं इस ड्राफ्ट में, इसको लेकर के तैयार किया गया है। इसमें सारी ये सुविधाएं यहाँ पर इसमें ऐड की जा रही हैं और इस तरीके कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चलते चलते हम आपको बता दें कि यूसीसी होता क्या है। तो देखिए यूसीसी का मतलब क्या है। यूसीसी आमतौर पर किसी देश में देखा जाए तो आपको दो तरीके के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून होता है और दूसरा यहां पर सिविल कानून होता है। ठीक है, क्रिमिनल कानून क्या होते हैं? क्रिमिनल कानून के अंतर्गत जैसे कि चोरी, लूटमार, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और इसमें सभी धर्मों समुदाय के लिए एक ही तरह के कोर्ट प्रोसेस और सजा का यहाँ पे प्रावधान होता है। जैसे कि हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उच्च हाई कोर्ट जाते हैं, जिला न्यायालय जाते हैं, तो वहां पे आपको सभी धर्मों को, चाहे किसी धर्म इस तरह की चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, उनको सबको सेम प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन अगर हम देखें सिविल कानून तो यहां पर आपको एक अंतर दिखाई देता है और इसी के लिए यूसीसी को लागू किया जा रहा है। शादी ब्याह संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है और भारत में वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सभी धर्म पंथ संप्रदाय जो हैं वो अलग अलग तरीके से इन चीजों को मानते हैं, उनको रीति रिवाज यहाँ पे अलग अलग हैं। तो भारत में सभी धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामले, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का यहाँ पे खास महत्व है। उसी वजह से इस तरह के कानूनों में इसे हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, जहां पे एक अलग अलग कानून रीति रिवाजों के माध्यम से स्वीकार्यता के तहत वहां पर उन सारे नियम कायदे कानून को माना जाता है और उसी के तहत यहाँ पर आचरण भी किया जाता है। अब अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसमें परिवर्तन क्या आ जाएगा? देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल समझिए। जैसे कि अभी मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है और वहीं अगर हम हिंदुओं की बात करें तो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है और इसी तरह ईसाई और सिखों में भी अलग अलग पर्सनल लॉ आपको देखने को मिलता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने से क्या हो जाएगा, जितने भी ये पर्सनल लॉ हैं इस समय, ठीक है, इन सभी को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा और एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो कानून होगा वो सब पर बराबर रूप से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों के एक समान यहाँ पे कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म व जाति से यहाँ पर रिलेट क्यों ना करते हो। तो पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी यहाँ पर आप शादी नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह अपराध माना जाता है। इनके लिए भी देखा जाए तो एक कानून बन जाएगा जिससे दोनों धर्म के लोगों को यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब यूसीसी के लागू हो जाने से जो सिविल कानून या पर्सनल लॉ में यहाँ पर देखा जो डिफरेंसेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे और एक ही कानून के तहत सभी धर्मों को यहाँ पर उनको पालन करना होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।